मुंबई शहर में रहने वाला कपिल एक बड़ी कंपनी में जॉब करता था। कपिल का बचपन गांव में बीता था, जिस वजह से उसे गांव से काफी लगाव था। शहर में नौकरी करने के बावजूद भी वो गांव की लड़की से ही शादी करना चाहता था। एक बार वो अपने दोस्त की शादी में गांव गया हुआ था, जहां उसे रश्मि नाम की लड़की बहुत पसंद आती है। रश्मि एक अनपढ़ लड़की है जो कि दिखने में बेहद ही खूबसूरत होती है। रश्मि के हाथों की मसाज गांव भर में मशहूर थी। रश्मि, जरा मेरे सर की मसाज तो कर दे, कमबख्त बहुत दुख रहा है। तुम फिक्र ना करो काकी, हम अभी मसाज करके तुम्हारा दर्द दूर किए देते हैं। वाह रश्मि, तुम्हारे हाथों में तो कमाल का जादू है। तुम इतना अच्छा मसाज करती हो कि क्या बताऊं। कपिल जब उसको देखता है तो देखते ही उसका दीवाना हो जाता है। फिर बिना कुछ सोचे समझे वो रश्मि के साथ 7 फेरे लेकर उससे शादी कर लेता है। शादी के बाद रश्मि कपिल के साथ मुंबई आ जाती है। दोनों हंसी खुशी अपनी जिंदगी की शुरुआत करते हैं। शादी के साल भर बाद रश्मि एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। वो उसका नाम वंश रखते हैं। ऐसे ही समय बीतता जाता है और अब वंश 4 साल का हो जाता है। एक दिन वंश अपने पापा के ऑफिस से लौटने का इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही कपिल ऑफिस से लौटता है, पापा आ गए, आप मेरे लिए क्या लाए हो, बताओ ना पापा। मैं अपने बेटे के लिए ढेर सारी चॉकलेट्स, खिलौने और ये नए कपड़े लाया हूँ। ये मेरे प्यारे पापा। आप भी ना, क्या जरूरत थी बेकार ही इतना सारा खर्च करने की। अरे भाई, इसमें खर्चा कैसा? अगर इन सब चीजों से मेरे बेटे को खुशी मिलती है तो ऐसा खर्चा तो मैं हर रोज करने के लिए तैयार हूँ। तीनों अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश थे कि तभी मानो उनकी खुशियों को ग्रहण लग जाता है। कपिल को कैंसर जैसी भयंकर बीमारी हो जाती है। धीरे धीरे उसका शरीर काफी कमजोर होने लगता है और वो बिस्तर पकड़ लेता है। उसकी नौकरी छूट जाती है और जितनी भी जमा पूंजी थी वो उसके इलाज में खर्च हो जाती है। कुछ समय बाद कपिल इस बीमारी से जंग हार जाता है और उसका देहांत हो जाता है। रश्मि और वंश बहुत रोते हैं। रश्मि को अब काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। अब उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो जाता है। एक रोज वंश अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो ना माँ। खाना? लेकिन घर में राशन पानी सब खत्म हो चुका है। रश्मि देखती है कि उसके पास सिर्फ 5 रुपए हैं। वो उन पैसों से बिस्कुट खरीद कर लाती है और अपने बेटे को दे देती है। पता नहीं अब हमारा ये घर कैसे चलेगा। जितनी भी जमा पूंजी थी वो तो इनके इलाज में ही खर्च हो गई। अनपढ़ रश्मि हर जगह काम की तलाश में जाती है, लेकिन उसे मसाज के अलावा कुछ भी नहीं आता। फिर रश्मि एक मसाज पार्लर में काम ढूंढने जाती है। उस मसाज पार्लर की मालकिन रमोला बहुत ही खड़ूस औरत थी। जब रश्मि उसके पास काम मांगने जाती है तो वो कहती है, दिखने में तो तुम एकदम माल दिखती हो और उस पर ये जवानी का जलवा। मैं तुम्हें काम पर रख सकती हूँ। पर मैडम, मेरे इस रूप का मेरे काम से क्या ताल्लुक? वैसे भी मैं यहाँ काम करने आई हूँ, ना कि अपना रंग रूप दिखाने। ज्यादा बकबक मत कर। क्या तुझे पता नहीं है ऐसे कामों में सिर्फ रूप का जलवा ही चलता है, तभी ग्राहक आते हैं। अच्छा सुन, अब कल से काम पर आ जाना, लेकिन हाँ, अच्छे से सज धज कर आना। जितना ज्यादा जलवा अपने रूप का बिखेरेगी उतने ही ज्यादा कस्टमर तुझसे मसाज करवाने के लिए आएंगे, और जितने कस्टमर की तू मसाज करेगी उतने ही ज्यादा तेरे पैसे बढ़ते जाएंगे, समझी? रमोला की बातों ने ये तो साफ कर दिया था कि उसके यहाँ अच्छी मसाज से ज्यादा अच्छे रूप की कदर है। लेकिन बेचारी रश्मि आखिर करती भी क्या? उसे तो इस नौकरी की सख्त जरूरत थी। रमोला उसको अपने पार्लर की ड्रेस कोड, जो कि एक शॉर्ट मिडी होती है, देते हुए कहती है, ये ले, ये हमारे यहाँ की ड्रेस है, कल से इसे पहनकर आ जाना। अगले दिन सुबह रश्मि वो शॉर्ट ड्रेस पहनकर सज धज कर काम के लिए निकलती है तो मोहल्ले की औरतें उसे देखकर आपस में बातें बनाने लगती हैं। हे राम, छी छी छी, क्या जमाना आ गया है आजकल। पति को गुजरे हुए अभी कुछ महीने ही नहीं हुए और बीवी ने गुल खिलाना शुरू कर दिया। देखो तो ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं और कितना सज धज कर जा रही है। मुझे तो लगता है जरूर कहीं चक्कर चल रहा है इसका। कुछ देर बाद रश्मि पार्लर पहुंच जाती है। उसे देख रमोला कहती है, अरे वाह, एकदम पटाखा लग रही हो। अब चल, जल्दी से अंदर जाओ और कस्टमर अटेंड कर। रश्मि जब अंदर जाती है तो वहाँ पहले से ही कस्टमर बैठे होते हैं। अरे वाह, लगता है कोई नई मसाज वाली आई है यहाँ, है? दिखने में तो एकदम खूबसूरत बला है। हाँ, आज इसका पहला दिन है। अगर तुम चाहो तो इसकी मसाज का पहला आनंद तुम ले सकते हो। हाँ, जरूर। मैं तो कब से बेताब हूँ इसके हाथों से मसाज लेने के लिए। ए रश्मि, इधर आ और इस कस्टमर को अंदर ले जाकर अच्छे से मसाज दे देना, और हाँ, ध्यान रहे कि कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। जी मैडम। अंदर पहुंचकर सुधीर रश्मि से कहता है, अब आज मेरी अच्छे से फुल बॉडी मसाज कर दो ताकि शरीर की सारी थकान मिट जाए। हाँ जरूर साहब, आप शर्ट उतार कर लेट जाइए।
इसके बाद सुधीर शर्ट उतार कर लेट जाता है और रश्मि अपने हाथों में तेल लेकर उसकी मसाज शुरू कर देती है। सुधीर उसकी मसाज से बहुत खुश होता है और वो रश्मि को टिप के तौर पर 500 रुपए दे देता है और जाते हुए रमोला से कहता है, अरे वाह मैडम, क्या छोकरी ढूंढ कर लाई हो। इसके हाथों में तो जादू है, जादू। हाँ, इसकी मसाज ने तो हमें जन्नत की सैर करवा दी भाई। सचमुच आपके हाथ तो कोहिनूर का हीरा लग गया। ये बात सुनकर रमोला खुश हो जाती है और वो रश्मि को 2000 रुपए दे देती है। रश्मि उन पैसों से राशन पानी लेकर घर जाती है और अपने बेटे को पेट भर खाना खिलाती है और खुद भी खाती है। अगले दिन रश्मि फिर से मसाज पार्लर में काम करने जाती है तो पार्लर की मालकिन रमोला उससे कहती है, रश्मि आज अपने पार्लर में शहर के MLA साहब आ रहे हैं। अगर तूने आज उन्हें खुश कर दिया ना तो फिर आज तेरी और मेरी खूब कमाई होगी। तेरे जैसी खूबसूरत यहाँ कोई नहीं है, इसीलिए ये बड़ी जिम्मेदारी तुझे सौंप रही हूँ। पैसों के बारे में सुनकर रश्मि खुश हो जाती है, लेकिन तभी वहाँ काम करने वाली दूसरी लड़की उससे कहती है, रश्मि मेरी बात मानो, तुम ये काम मत लो। जो आ रहे हैं वो इंसान के रूप में भेड़िए हैं, भेड़िए। क्या करूँ बहन, मुझे इस काम के अलावा और कोई काम आता भी तो नहीं है और अपना और अपने बच्चे का पेट पालने के लिए तो मुझे ये काम करना ही पड़ेगा। ये कहकर रश्मि अंदर चली जाती है। रश्मि जब अंदर जाती है तो वहाँ एक बेहद ही काला और मोटा अधेड़ उम्र का भद्दा आदमी लेटा हुआ होता है। वो जैसे ही आंख खोलता है तो सामने रश्मि जैसी हसीन औरत को देखकर उसका चेहरा खिल उठता है। वो आदमी उस शहर का MLA होता है। उसकी गंदी निगाहें जिस तरह से रश्मि को घूर रही होती हैं, उसे देख रश्मि को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो बहुत असहज महसूस करती है। लेकिन फिर भी मजबूर रश्मि किसी तरह हिम्मत करके उसकी मसाज करने लगती है। तभी वो आदमी उससे कहता है, वाह वाह रानी, तेरे हाथों में क्या कमाल का जादू है? तेरे छूने भर से ही मुझे जन्नत की सैर जैसा अनुभव हो रहा है। रश्मि झूठी हंसी हंसते हुए कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब। अरे बस शुक्रिया, इससे बात थोड़ी ही ना बनेगी है। आज तो तुम्हें मुझे खुश करना ही होगा। आज मैं तुम जैसी हसीन परी की जवानी के जलवे देखना चाहता हूँ। मुझे आज जन्नत की सैर करवाओगी ना रानी? इतना कहते ही वो आदमी रश्मि को गलत तरीके से छूने की कोशिश करता है और फिर उसे अपनी ओर खींचता है। उसको ऐसा करते देख रश्मि उससे कहती है, अरे ये आप क्या कर रहे हैं साहब? मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, दूर हटिए मुझसे। मेरी रानी, ये सब नखरे तो सभी लड़कियाँ दिखाती हैं, लेकिन बाद में सभी मान जाती हैं। हाँ। फिर वो आदमी जबरदस्ती रश्मि को किस करने की कोशिश करता है। रश्मि को गुस्सा आता है और वो पूरी जान से उसे धक्का देते हुए पीछे की तरफ धकेलती है। धक्का लगते ही नेता का सिर दीवार से टकरा जाता है और उसके सिर से खून बहने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। रश्मि झट से कमरे से बाहर निकल जाती है। तभी रमोला उस पर चिल्लाते हुए कहती है, अरे कलमुही चुड़ैल, ये क्या कर दिया तूने? शहर के इतने बड़े नेता को तूने घायल कर दिया। इसका अंजाम तू जानती भी है। मुझे कुछ नहीं पता, वो भेड़िया मेरी इज्जत के साथ खेलना चाह रहा था। उस वक्त मुझे जो सही लगा मैंने वही किया। कलमुही, अपनी इज्जत इतनी ही प्यारी थी तो इस काम में कदम ही क्यों रखा? चल अब निकल यहाँ से। रमोला उसे काम से निकाल देती है। रश्मि रोते हुए घर पहुँच जाती है तो वंश उससे पूछते हुए कहता है, मम्मी आज आप इतनी जल्दी घर आ गई और क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? कुछ नहीं बेटा, मैंने वो काम छोड़ दिया। वो लोग अच्छे लोग नहीं है। अगले दिन सुबह रश्मि के दरवाजे की घंटी बजती है। वो दरवाजा खोलकर देखती है तो रमोला उस नेता के साथ आती है और वो आकर उससे कहता है, बेवकूफ औरत, तेरी इतनी हिम्मत है? तूने मुझे चोट पहुंचाई। अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। नेता उस घर को खरीद लेता है। इसके बाद उसके गुंडे उन दोनों माँ बेटे को धक्के मारकर उस घर से बाहर निकाल देते हैं। माँ, अब हम कहाँ रहेंगे? पता नहीं बेटे, ऊपर वाले ने जो किस्मत में लिखा है वही होगा। रश्मि अपने पड़ोसियों से रहने के लिए जगह मांगती है, लेकिन सभी उसे मना कर देते हैं। अरे मुझे तो पहले से ही पता था कि औरत कुछ ठीक नहीं है और अब तुम जैसी औरत को हम अपने घर पर जगह नहीं दे सकते। तुम्हारा क्या भरोसा, तुम हमारे पतियों को फांस कर कहीं हमें ही हमारे घर से बाहर निकाल दो। रश्मि रोते हुए वंश के साथ वहाँ से जाने लगती है कि तभी एक विनोद नाम का आदमी वहाँ पर आता है और उससे कहता है, अब क्या आप ही मिसेज कपिल दत्ता हैं? जी कहिए। मेरा नाम विनोद है। मैं एक एजेंट हूँ और आपके पति ने अपना लाइफ इंश्योरेंस करवाया था जिसकी कीमत पूरी 1 करोड़ रुपए है। ये रहे आपके 1 करोड़। क्या 1 करोड़? रश्मि की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। पल भर में ही रश्मि के बुरे दिन खत्म हो जाते हैं और वो पैसे पाकर वो बहुत खुश होती है। रश्मि उससे अपने लिए घर खरीदती है, वंश का एडमिशन अच्छे स्कूल में करवाती है, साथ ही खुद का एक बड़ा मसाज पार्लर शुरू करती है। देखते ही देखते उसका पार्लर बहुत अच्छे से चलने लगता है और देश भर में मशहूर हो जाता है। रश्मि कुछ ही सालों में बेहद अमीर हो जाती है और उसकी गिनती शहर के रईसों में होने लगती है। गौतम की शादी रश्मि के साथ हुई थी। आज उनकी फर्स्ट नाइट थी।
फूलों से सजे बिस्तर पर बैठी रश्मि बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। गौतम उसके पास गया और उसके बिस्तर पर बैठ गया और उसके हाथों को अपने हाथों में थाम लिया। गौतम ने जैसे ही ये किया, रश्मि ने अपना हाथ खींच लिया। गौतम ने फिर से उसका हाथ पकड़ा और उसे गले से लगाने की कोशिश की तो रश्मि अपना सिर नीचे झुकाकर बैठ गई। ओहो, शर्मा गई। लेकिन तुम्हारी इस अदा ने मुझे और भी दीवाना बना दिया रश्मि। चलो अब शर्माना छोड़ो और मेरी बाहों में आ जाओ और भूल जाओ सब कुछ। जी वो। अरे क्या हुआ, खुलकर बोलो जो बोलना है। गौतम के अनुरोध पर रश्मि ने जो कहा वो उसे बहुत अटपटा लगा। ये कैसी मन्नत मांगी है तुमने? सुहाग रात का इंतजार तो सबको होता है। जी होता तो है, लेकिन मैंने शादी के पहले ही आपकी लंबी उम्र और हम दोनों का प्रेम खूब बढ़े, इसके लिए ये मन्नत मांगी थी। और मन्नत मांगते वक्त ये कहा था कि शादी के 1 महीने बाद ही मैं अपने पति के साथ खुलकर प्रेम करूंगी। 1 महीने तक हम रहेंगे तो इसी कमरे में, लेकिन एक दूसरे को स्पर्श नहीं करेंगे। हाँ चलो, अब तुमने मन्नत मांगी है और वो भी मेरी लंबी उम्र और आपस के प्रेम के लिए, तो मैं तुम्हारी बात का मान रखूंगा। दोनों की शादी को 3 दिन हो गए थे। गौतम कैलेंडर में दिन ही गिन रहा था। एक सुबह जब गौतम शेविंग कर रहा था तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। रश्मि, दूध वाला होगा, जरा दूध ले लो। रश्मि ने दरवाजा खोला। दरवाजे पर दूध वाला ही था। रश्मि ने दूध का बर्तन दूध वाले के आगे इस तरह रखा कि उसका हाथ दूध वाले के हाथ से सट गया। दूध वाले ने अपना हाथ हटाना चाहा तो रश्मि ने जानबूझकर उसके हाथ से अपना हाथ रगड़ना शुरू कर दिया। अरे मालकिन, ये क्या कर रही हैं? 3 दिन पहले ही तो इनकी शादी हुई है। क्या हुआ भैया, क्या सोचने लगे? कुछ नहीं मालकिन। ये कहकर वो हड़बड़ाकर वहाँ से जाने लगा तो रश्मि ने उसे देखकर अपनी एक आंख दबा दी। रश्मि की इस हरकत से उसे जोर का झटका लगा और वो पूरे रास्ते यही सोचता गया कि गौतम जी की शादी गलत लड़की से हो गई है। बताओ, 2 दिन हुए शादी को और वो पराये मर्द को न सिर्फ छू रही है बल्कि आंख भी मार रही है। छी 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 छी, घोर कलयुग आ गया है। एक दिन जब गौतम ऑफिस गया हुआ था तो कपड़े लेने के लिए धोबी उनके घर आया। मालकिन, आपने कपड़े निकाल कर रखे हैं ना? कपड़े निकाल कर? रश्मि ने ये बात इस अंदाज में कही कि धोबी रमनलाल झेप गया। धोबी जब कपड़े लेकर जाने लगा तो रश्मि ने उसे देखकर भी आंख मार दी। रमनलाल के जहन में भी वही सब चलने लगा जो दूध वाले पंकज के जहन में चल रहा था। रश्मि का ये बर्ताव धीरे धीरे मोहल्ले वालों के बीच चर्चा का विषय बन गया था। एक दिन जब गौतम ऑफिस से घर लौटा तो सोसाइटी के गेट पर खड़े गार्ड ने उससे कहा, राम राम साहब। राम राम भाई, राम राम। जी साहब, वो मुझे आपसे कुछ कहना था। तुम्हें फिर से पैसा चाहिए? अरे नहीं साहब, वो कुछ और बात है। उसके बाद गार्ड ने गौतम से जो कहा उसे सुनकर गौतम का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तुम पागल तो नहीं हो गए या होश खो दिए अपने? तुझे पता भी है तुम मेरी पत्नी के बारे में क्या कह रहे हो? साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आप जब ऑफिस चले जाते हैं तो मेम साहब हर दिन मुझे बुलाती हैं। कभी मेरा हाथ पकड़ती हैं और कभी आंख मारती हैं। देखो, तुम बर्दाश्त की सीमा मत लांघो, नहीं तो तुम्हारी शिकायत मैं सोसाइटी में कर दूंगा। तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। ये कहकर गौतम वहाँ से निकल गया। लेकिन कुछ दिनों बाद जब दूध वाले और धोबी ने यही बात गौतम से कही तो वो सोचने पर मजबूर हो गया। ये सब लोग रश्मि के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मुझे तो कहा कि उसने मन्नत मांगी है, मुझे छूने तक से मना कर दिया और गैर मर्दों को वो आंखें मार रही है। मेरी गैर हाजिरी में उन्हें घर बुला रही है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। लोग झूठ बोल रहे हैं, लेकिन सभी लोग झूठ क्यों बोलेंगे? क्या करूं मैं? रश्मि से बात करूं क्या? नहीं 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 नहीं, उसे बुरा लग गया तो गौतम रश्मि से प्यार करता था, इसलिए उसने लोगों की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक बात जो उसने महसूस की वो ये थी कि रश्मि किसी से घंटों फोन पर बातें करती रहती है। एक बार जब उसने उससे पूछा कि वो किससे बातें कर रही थी तो उसने कहा, यहाँ पर फोन पर बात करने में भी कोई पाबंदी है क्या? पाबंदी? नहीं तो कोई पाबंदी नहीं है। मैं अपनी दोस्त से बातें कर रही हूँ, शर्मिला नाम है उसका। हम बेस्ट फ्रेंड हैं, लेकिन मेरी शादी हो गई यहाँ दिल्ली में और वो शादी करके दुबई चली गई। अब हमारा मिलना जुलना ज्यादा संभव तो है नहीं, इसलिए हम फोन पर ही बातें करते हैं। आपको यकीन नहीं हो रहा है तो ये लीजिए फोन और मेरी दोस्त से बात करिए। ये कहकर रश्मि ने मोबाइल गौतम की ओर बढ़ा दिया। गौतम ने अपना सिर झुकाकर रश्मि की बात मान ली। वो मन ही मन बहुत दुखी भी हुआ कि उसने अपनी पत्नी पर शक किया। क्या हो गया है मुझे? मैं अपनी पत्नी पर शक कर रहा हूँ, उस पत्नी पर जिस बेचारी ने मेरी लंबी उम्र के लिए मन्नत मांगी है। मैं बहुत ही बुरा आदमी हूँ यार, बहुत बुरा। वो बेचारी अपना सब कुछ छोड़कर मेरे पास आई और मैं उसके साथ ऐसा बर्ताव कर रहा हूँ, शक कर रहा हूँ उस पर।
उसने अपनी पत्नी से माफी मांगी। एक रात की बात है, गौतम गहरी नींद में था, तभी रश्मि बिस्तर से उठी और दूसरे कमरे में जाकर फोन पर बातें करने लगी। निरंजन, मैं अपनी हरकतों से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मेरा पति गौतम मुझे छोड़ दे, लेकिन वो तो जोंक की तरह चिपक गया है मुझसे। देखो निरंजन, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, कोई उपाय करो और मुझे इस नरक से निकालो। मुझे नहीं रहना है गौतम के साथ, एक दिन भी नहीं, एक पल भी नहीं। रश्मि को ये बात पता नहीं थी कि उस दिन उसकी सारी बातें गौतम ने सुन ली हैं। जब वो अपनी बात खत्म करके बिस्तर पर पहुंची तो गौतम जगा हुआ था। अरे, आप सोई नहीं है? सो ही तो रहा था रश्मि आज तक, तभी तो मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था। ये आप क्या कह रहे हैं? क्या पता नहीं चल रहा था? यही कि मैं तुमसे जोक की तरह चिपक गया हूँ, तुम यहाँ नर्क में रह रही हो। ये सब आप क्या कह रहे हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रश्मि, अब तो सच बोल दो, ये निरंजन कौन है जिससे तुम आधी रात को बातें कर रही थी? सच सच बोल दो रश्मि, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। गौतम की बात सुनकर रश्मि रोने लगी और रोते रोते उसने गौतम से कहा, निरंजन और मैं साथ ही पढ़ते थे, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और शादी भी करना चाहते थे, लेकिन क्या? मैंने ये बात अपने पेरेंट्स को बताई तो वो उखड़ गए और बिरादरी के बाहर शादी करने से साफ साफ मना कर दिया। रश्मि और निरंजन के प्रेम के बारे में जानकर रश्मि को उसके माँ बाप ने घर में ही नजरबंद कर दिया और अपनी बिरादरी में लड़का देखने लगे। फिर जबरदस्ती उसकी शादी गौतम से करा दी गई। शादी के बाद सुहागरात को मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मैंने कोई मन्नत मांगी है। मैं चाहती थी कि तुम मुझसे दूर रहो, यही नहीं, मैं ये भी चाहती थी कि तुम मुझे घर से निकाल दो। इसलिए मैं दूध वाले धोबी और वॉचमैन के साथ वैसी हरकतें करने लगी। रश्मि, तुम्हें मुझसे पहले ही ये सच्चाई बता देनी चाहिए थी। मैं चाहती थी बताना, लेकिन तुम मुझे इतना प्यार करते हो कि मेरी हिम्मत नहीं हुई तुमसे कुछ कहने की। रश्मि, तुम बेफिक्र रहो, मैं निरंजन से तुम्हारी शादी कराऊंगा। रश्मि तो यही चाहती थी, लेकिन अगले दिन रश्मि के साथ एक ऐसा हादसा हुआ कि सब कुछ बदल गया। उस दिन रश्मि निरंजन को फोन करके ये खुशखबरी दे रही थी, तभी उसके घर का झूमर खुलकर उसके ऊपर गिर पड़ा। रश्मि लहूलुहान हो गई। गौतम ने रश्मि की ये हालत देखी तो वो उसे लेकर अस्पताल पहुंचा। आपकी पत्नी को बहुत गहरी चोट आई है, इन्हें तुरंत आईसीयू में एडमिट करना होगा। रश्मि का खून बहुत बह गया था, इसलिए डॉक्टरों को उसे ब्लड चढ़ाना पड़ा। ब्लड गौतम ने ही दिया था। पूरे 1 महीने रश्मि अस्पताल में रही। इस बीच गौतम ने किसी बच्चे की तरह उसका ध्यान रखा, उसे टाइम पर दवा देना, खिलाना पिलाना, जब तक वो सो नहीं जाती उसके सिरहाने बैठे रहना। 1 महीने बाद जब वो पूरी तरह ठीक होकर घर आ गई तो रश्मि, अब तुम पूरी तरह से ठीक हो गई हो, लेकिन तुम थोड़े दिन और आराम कर लो। उसके बाद तुम्हें जब भी निरंजन के पास जाना होगा प्लीज मुझे बोल देना, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। गौतम की बातों को सुनकर रश्मि की आंखें भर आई। गौतम, मुझे छोड़ दोगे किसी गैर मर्द के पास? गैर? निरंजन से तो तुम प्यार करती हो। प्यार करती थी, वो मेरा पास्ट है और तुम मेरा प्रेजेंट हो। 7 फेरे लिए हैं मैंने तुम्हारे साथ। मैं मानती हूँ कि मुझसे गलतियां हुई हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि तुमसे ज्यादा प्यार मुझे कोई नहीं कर सकता गौतम, कोई नहीं। आई लव यू गौतम, आई रियली लव यू। मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ कर दो और मेरे गले लग जाओ। गौतम रश्मि से बहुत प्यार करता था। जो प्यार करते हैं वो दूसरे की गलती को दिल से नहीं लगाते बल्कि माफ कर देते हैं। गौतम ने रश्मि को माफ कर दिया और दोनों ने नए सिरे से अपना जीवन शुरू किया।